नमस्कार, हेल्थ गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना नितेश। माता पिता बनने की चाहत हर दंपत्ति में होती है, पर शादी के कई सालों के बाद भी जब संतान नहीं होती तो कई बार डिप्रेशन के हालात बन जाते हैं। पर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब इनफर्टिलिटी से काफी हद तक निजात पाया जा सकता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इनफर्टिलिटी से जूझ रहे लोगों की समस्या आखिर कैसे दूर हो सकती है। और आज इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशीर्वाद हॉस्पिटल एक्सी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर डंगनिया रायपुर के डायरेक्टर डॉक्टर नलिनी मढ़रिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हेल्थ गुरु में। सबसे पहले आईवीएफ के बारे में जानने से भी पहले इसकी जो जड़ है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आपसे ये सवाल है मेरा कि आईवीएफ जो होता है वो इनफर्टिलिटी का एक ट्रीटमेंट है, तो संतानहीनता यानी इनफर्टिलिटी ये होती क्या है और क्यों होती है? देखिए, संतानहीनता हम कहते हैं कि जैसे शादी के 1 वर्ष के बाद भी अगर पति पत्नी साथ रह रहे हैं और किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर गर्भधारण नहीं हो रहा है तो हम इसे संतानहीनता की कैटेगरी में लेते हैं जी। और अगर महिला की उम्र 35 वर्ष से अधिक हो गई है तो यह जो समय है अंतराल 1 वर्ष का, उसको कम करके 6 महीने कर दिया जाता है, क्योंकि उम्र ज्यादा होने के कारण से कंसीव होने में परेशानी हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर महिला की उम्र 35 वर्ष से अधिक है और वो गर्भधारण नहीं कर रही है तो 6 माह के अंदर ही उसको डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए। यानी इस तरह की स्थिति हो तो डॉक्टर से तुरंत परामर्श लेना चाहिए। अब इसमें परामर्श किन को लेना चाहिए? जैसे महिलाएं हैं जिनकी माहवारी अनियमित हो रही है, मोटापा बहुत ज़्यादा है और गर्भधारण में साथ रहने के बाद भी अगर समस्या आ रही है तो उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे अंडाणु का ना बनना और गर्भ नलिका फैलोपियन ट्यूब जिसको कहते हैं उसका बंद होना, और बच्चेदानी में किसी प्रकार की कोई समस्या जैसे रसौली होती है, गांठ होती है, ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम होती है। ये सब कॉमन प्रॉब्लम है जिसके कारण से महिलाओं में गर्भधारण नहीं होता है। और इसी प्रकार देखा जाए तो पुरुषों में भी संतानहीनता के कारण बहुत सारे हैं और सबसे उनमें मुख्य रूप से जो कारण होता है वो है स्पर्म की कमी, शुक्राणुहीनता की कमी या बिल्कुल भी शुक्राणु ना होना या शीघ्र पतन का होना या शारीरिक और भी कमजोरी या हार्मोन्स की प्रॉब्लम। तो ये सब अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उन्हें डॉक्टर की परामर्श जल्दी लेनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह की चीजें आपने बताई, कुछ जैसे अगर माहवारी अनियमित है तो ये एक कई बार स्ट्रेस की वजह से होता है, कॉमन भी होता है। तो संतानहीनता है, इसके लिए क्या टेस्ट होते हैं जिससे ये पता चलता है कि इनफर्टिलिटी है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कोई भी महिला हमारे पास आती है तो हम चाहते हैं कि पहली परामर्श में कम से कम दोनों दंपति साथ में आए, ताकि हम दोनों को प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग कर सकें, दोनों में कारण क्या है वो हम खोज सकें और उसको इन्वेस्टिगेट कर सकें। तो सबसे पहले हमको डिटेल उनकी हिस्ट्री लेनी होती है कि उनका साइकिल कैसा है, कांटेक्ट का पीरियड कैसा रहता है। जैसे आजकल बहुत वर्किंग दोनों पार्टनर रहते हैं तो बहुत सारे जो समय रहते हैं, जो गर्भधारण का समय रहता है वो भी साथ नहीं रह पाते हैं, तो वो भी एक मुख्य रूप से कारण देखा जा रहा है। दूसरा, स्ट्रेस फैक्टर आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है महिलाओं और पुरुषों दोनों में। और बेसिक जांच जो हम लोग सलाह देते हैं महिला को, एक तो सबसे प्रथम जो जांच होती है वो एक सोनोग्राफी होती है, और ये आजकल हम लोग 3D अल्ट्रासोनोग्राफी जो कि एक एडवांस सोनोग्राफी है वो हम एडवाइस करते हैं। और कुछ हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं महिलाओं में, थायराइड का हार्मोन है और अंडे बनने के लिए जो हार्मोन्स की जरूरत होती है वो है। उसी प्रकार पुरुषों में कुछ जांच है, जो मुख्य रूप से जो जांच होता है वो सीमेन एनालिसिस का होता है, ब्लड शुगर होता है, थायराइड होता है और एक अल्ट्रासोनोग्राफी की जांच होती है। तो ये तो वे टेस्ट जिससे पता चल जाएगा कि इनफर्टिलिटी है, लेकिन टेस्ट के बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है, यानी इलाज क्या है अगर इनफर्टिलिटी किसी को डिटेक्ट हुई है? अब उसमें इलाज जो होता है वो कारण के ऊपर निर्भर करता है। पहले हम महिलाओं में लें तो महिलाओं में जैसे अगर किसी को हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखा जा रहा है जो कि एक पीसीओडी कहते हैं हम, जिसमें कि वजन बढ़ता जाता है, मासिक धर्म अनियमित होता है और सबसे मुख्य रूप से उसमें ये होता है कि अंडे जो है वो समय पे बनते नहीं है। तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है कि पीसीओडी का प्रॉब्लम है। उसके लिए हम मेडिसिन देते हैं। बेसिक प्रॉब्लम उसमें यही रहता है कि अंडे नहीं बनते हैं,
तो अंडे बनने के लिए कुछ मेडिसिन होते हैं, टैबलेट्स होते हैं और कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं जो कि हम महिलाओं को माहवारी के दूसरे या तीसरे दिन से चालू करते हैं। और उसमें सीरियल सोनोग्राफी करके हम ये देखते हैं कि अंडे डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और जब अंडे डेवलप होते हैं उस टाइम पे हम उनको एक प्रॉपर टाइमिंग बताते हैं कि इस टाइम पे रिलेशन हो तो गर्भधारण के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। वैसे ही पुरुषों में जो जांच करते हैं सीमेन का टेस्ट करते हैं, और अगर उसमें कुछ कमी पाई जाती है तो उसके लिए भी मेडिसिन हैं। अभी क्या है, बहुत जल्दी दंपति निराश हो जाते हैं कि अंडे नहीं बन रहे हैं या शुक्राणुहीनता है या शुक्राणु की कमी है। तो उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे भी इलाज आ गए हैं कि इन सब समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। बिल्कुल, जब इलाज की बात हो रही है तो अगर इनफर्टिलिटी है तो उसका इलाज जो है वो IVF टेक्निक है, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या होता है और किस तरह से इसका इलाज किया जाता है। IVF जो होता है वो इनफर्टिलिटी के लिए एडवांस प्रोसीजर होता है जी। और अगर कोई दंपत्ति हमारे पास आ रहे हैं और ज़्यादा उम्र नहीं हुई है या ज़्यादा समय नहीं हुआ है शादी को, तो डायरेक्ट IVF एडवाइस करने के पहले हम एक और उससे छोटा ट्रीटमेंट होता है जिसको कि IUI कहते हैं, IUI वो हम एडवाइस कर सकते हैं। तो IUI हम किन लोगों में करते हैं, जैसे महिला है जिसमें कि अंडे नहीं बन पा रहे हैं तो उसमें अंडे बनने के लिए हम उनको इंजेक्शन देते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, और जब हमको लगता है कि अब अंडा फूटने का टाइम हो गया है तो उस टाइम पे हम दंपत्ति को हॉस्पिटल में बुलाते हैं। जो पति रहता है उसका हम सीमेन कलेक्ट करते हैं, उसको लैब में प्रोसेसिंग करते हैं जी। और उसमें से जो अच्छे स्पर्म रहते हैं, जो क्वालिटी वाले स्पर्म रहते हैं, उनको प्रोसेस करके डायरेक्ट महिला के गर्भ में इंसेमिनेट कर दिया जाता है। इसको हम कहते हैं कृत्रिम गर्भाधान या IUI। और बाकी जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का वो नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह होता है और आगे का प्रोग्रेस भी नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह से होता है। अब दूसरी एक समस्या होती है, जैसे किसी पुरुष को बिल्कुल शुक्राणुहीनता है, जीरो स्पर्म जिसको जी बिल्कुल, मैं ये पूछने वाली थी कि क्या जीरो स्पर्म की प्रॉब्लम है उसके बाद भी क्या कोई पिता बन सकता है? बहुत अच्छा। जीरो स्पर्म अगर है तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। जीरो स्पर्म क्यों है पहले हमको ये जानना होता है। तो जीरो स्पर्म के कारण ये हो सकते हैं कि या तो उसमें पुरुष में वीर्य बन ही नहीं रहा होगा, या दूसरा ये है कि वीर्य बन रहा है लेकिन जो उनकी नली है वीर्य की जिससे कि वो इजैकुलेट होकर बाहर आता है उसमें अगर कहीं ब्लॉकेज है तो ये सोनोग्राफी से और कुछ टेस्ट होते हैं जिससे पता चल जाता है कि उसमें स्पर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर स्पर्म बन रहा है और वो ब्लॉकेज के कारण से बाहर नहीं आ पा रहा है तो इस केस में हम उसको IVF ICSI की सलाह देते हैं, जिसमें कि वो अपना खुद जेनेटिक पेरेंट हो सकता है। तो इसमें एक प्रोसीजर होता है जिसमें कि हम महिला के अंडे बनाते हैं, अंडे को बाहर निकालते हैं और स्पर्म को हम इंजेक्शंस के द्वारा बाहर निकालते हैं और उससे ICSI करके हम भ्रूण बना के फिर उसको गर्भधारण करवाते हैं। और दूसरा अगर है कि बिल्कुल भी स्पर्म नहीं बन रहे जिसको कि जीरो स्पर्म कह रहे हैं, तो उसमें हमारे पास स्पर्म बैंकिंग की फैसिलिटी होती है। तो उसमें हम स्पर्म बैंक से स्पर्म डोनेशन लेते हैं, महिला को अंडे बनने के लिए दवाइयाँ और इंजेक्शन देते हैं और स्पर्म बैंक से स्पर्म लेके उसको IUI करते हैं, तो उससे उसको गर्भधारण हो सकता है। तो ये जितने भी आपने टेस्ट बताए, ये सारे टेस्ट और ये स्पर्म डोनेशन जैसे है तो स्पर्म बैंकिंग है, ये सारी सुविधाएं आशीर्वाद हॉस्पिटल में बिल्कुल अवेलेबल है? बिल्कुल। ये इन सब के लिए पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, मेट्रोज में जाना पड़ता था, जो कि बहुत लंबा प्रोसीजर होता था और बहुत खर्चीला प्रोसीजर भी होता था। लेकिन ये सारी सुविधाएं अभी आज हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे रायपुर में और हमारे आशीर्वाद हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। और IUI और IVF दोनों का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है हमारे यहाँ पे। काफ़ी महिलाएं शादी के 20 वर्ष 25 वर्ष के बाद भी दंपत्ति जो है वो माता पिता बनने का सुख ले रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए, संतानहीनता और IVF टेक्निक के बारे में हम लगातार चर्चा करते रहेंगे डॉक्टर नलिनी बढ़रिया से। आज हम डॉक्टर नलिनी बढ़रिया आशीर्वाद हॉस्पिटल ICSI टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के साथ बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आखिर IVF का जो ट्रीटमेंट होता है क्या होता है, कैसे होता है, और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। IVF के बारे में हम बातें कर रहे हैं, तो IVF का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली कैसा होता है, कितना लंबा होता है ये प्रोसेस, क्योंकि लोगों को इस बारे में एक ये है कि बहुत ही पेनफुल ट्रीटमेंट होता है, तो क्या ये सही है? नहीं, IVF बिल्कुल पेनफुल नहीं होता है। बेसिकली IVF का मैं आपको डिटेल थोड़ा बताना चाहूँगी क्योंकि लोगों को इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं होती है और वो सोचते हैं कि बहुत बड़ा प्रोसीजर है और हम करा नहीं पाएंगे। अभी इतने अच्छे टेक्निक्स और सब कुछ आ गए हैं और इतने अभी रिजनेबल रेट में होने लगे हैं कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी IVF कराने में सक्षम होते हैं।
और इसमें एक हम करते हैं जिसको कि हम लो कॉस्ट IVF बोलते हैं, जो कि हम चाहते हैं कि कोई भी दंपत्ति जो है वो बिना संतान के ना रहे, क्योंकि हर दंपत्ति का एक मौलिक अधिकार होता है कि उसकी संतान हो। तो हम लोग अपनी तरफ से भी कोशिश करते हैं कि जो गरीब परिवार के लोग भी हैं उनको भी हम सहायता कर सकें और उनको माता पिता बनने में उनकी हेल्प कर सकें। तो IVF में बेसिकली ये होता है कि हम जो जांच करते हैं महिला की कि उसमें अंडे बनाने की क्षमता है कि नहीं है, और उसमें अंडे बनाने की क्षमता है तो हम उसको माहवारी के दूसरे या तीसरे दिन से इंजेक्शंस लगाना चालू करते हैं। और ये इंजेक्शन का कोर्स लगभग 10 से 12 दिन का होता है। और 10वें 12वें दिन जब अंडा तैयार हो जाता है तो अंडे को हम लोग इंजेक्शन के द्वारा IVF लैब जो होता है उसमें प्रोसेस करके बाहर निकालते हैं। और ये इसके लिए केवल एक दिन हॉस्पिटल में, वो भी 5-6 घंटे के लिए भर्ती होने की जरूरत पड़ती है। और ये पेनफुल बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोसीजर हम लोग शॉर्ट एनेस्थीसिया में करते हैं जी। अंडे बाहर निकालने के बाद में पति का जो वीर्य होता है वो लेते हैं, उसको हम लैब में दोनों को मिला के प्रोसेस करके भ्रूण तैयार करते हैं। और जैसे बच्चादानी होता है वैसा एनवायरनमेंट उसको लैब में दिया जाता है। और वो जब 2 या 3 दिन का भ्रूण तैयार हो जाता है तो फिर से हम महिला को बुलाते हैं और उसको महिला के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। और ये भी बिल्कुल मुश्किल से 5 मिनट का प्रोसीजर रहता है, इसमें भी कोई दर्द नहीं होता है। और उसके बाद कुछ दवाइयाँ दे दी जाती हैं और फिर उसके 15 दिन के बाद में ये सुनिश्चित किया जाता है टेस्ट करके कि गर्भधारण हो गया है कि नहीं हो गया है जी। और अगर ऐसा लगता है कि महिला में मतलब अंडाणु बनने की क्षमता नहीं है जी, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन रहता है जो कि हम लोग अंडदान बोलते हैं या एग डोनेशन बोलते हैं। तो एग डोनेशन के लिए हम लोग कुछ डोनर्स रहते हैं, वो लेते हैं, उनकी सारी जांच पड़ताल करते हैं, वो हेल्दी हैं कि नहीं है, उनके बच्चे हैं पहले से, और सब कुछ मैच करके महिला के साथ उसका एग डोनेशन लेके फिर उससे हम भ्रूण तैयार करके फिर महिला के गर्भ में प्रत्यारोपित करते हैं। तो ये कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा बार हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत नहीं होती है। 3 या 4 विजिट करना होता है और इतने में सारा प्रोसीजर उसका लगभग 15 डेज का टाइम लगता है टोटल। तो ये तो जैसे आपने बताया कि स्पर्म डोनेशन और एग डोनेशन दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि जेनेटिक पेरेंट्स वही रहें, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर एग्स भी नहीं बन रहे हैं, जो मदर बनना चाहते हैं और जो फादर बनना चाह रहे हैं उनमें भी स्पर्म्स नहीं बन रहे हैं, तो ऐसे केस में भी क्या ये ट्रीटमेंट होता है? देखिए, कोई भी महिला की एक जो मानसिकता होती है ना कि उसको गर्भधारण होना चाहिए, और गर्भधारण करके वो 9 माह के बाद में जब अपने बच्चे को जन्म देती है और अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसकी माँ बनने की जो ललक और जो उसकी लालसा रहती है वो पूरी हो जाती है। तो अगर कोई महिला है जैसे उम्र ज़्यादा हो गई है और बिल्कुल भी अंडे बनने की क्षमता उसमें नहीं है और पति में भी अगर वीर्य नहीं है, तो उस कंडीशन में हमको एग डोनेशन और स्पर्म डोनेशन दोनों लेना पड़ता है। और उसमें हम हेल्दी जो एम्ब्रियो रहता है, भ्रूण बना के उसको महिला के गर्भ में प्रत्यारोपित करते हैं। तो 9 माह तक जो शिशु है उसके गर्भ में पलता है और वो जब जन्म देती है बच्चे को तो जो माँ बनने की उनकी ललक रहती है वो पूरी होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहती हैं, पति पत्नी को ये उनका कंसेंट लेके हम करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात रहती है और ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रहती है। तो इसलिए उनको सबसे ऐसा कुछ बाहर बात करने की या चर्चा करने की जरूरत भी नहीं है कि किस तरीके से हुआ है, क्या है। और वो जब माता पिता बन जाते हैं तो उनकी हमेशा की जो एक ललक रहती है वो पूरी होती है और वो खुशी हमको देखने को मिलती है। तो संतानहीनता से लेकर संतान सुख प्राप्त करने तक के बारे में सारी चर्चाएं हम लगातार करते रहेंगे और चर्चा कर रहे हैं हम संतानहीनता से लेकर क्या होता है IVF ट्रीटमेंट। बहुत सारी चर्चाएं हमने की हैं और अब आगे बढ़ते हैं। IVF के पूरे प्रोसेस के बारे में आपने बताया और जो लोगों को ये मिथ था एक कि ये बहुत ही पेनफुल ट्रीटमेंट होता है, बहुत ही खर्चीला ट्रीटमेंट होता है, ये तो आपने बता दिया कि ये बिल्कुल पेनफुल नहीं होता है और ना ही खर्चीला। एक मध्यम वर्गीय परिवार भी है वो भी इस ट्रीटमेंट को ले सकता है। लेकिन एक सवाल जरूर श्रोताओं के मन में होगा, लोगों के मन में होगा कि इसमें सक्सेस रेट क्या होता है, कि हर बार ये ट्रीटमेंट सफल होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि लोगों के मन में ये रहता है कि IVF करा रहे हैं मतलब 100% सक्सेस होना ही है। ऐसा नहीं होता है हर बार। बेसिकली IVF का सक्सेस जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। सबसे पहले ये है कि दंपत्ति की उम्र क्या है, ठीक है, और दूसरा ये होता है कि उसमें संतानहीनता का उनमें कारण क्या है। जैसे कि बहुत ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, अंडे अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं,
या स्पर्म उस गुणवत्ता की नहीं है जो कि एक सक्सेसफुल एम्ब्रियो बना सके, तो उस कंडीशन में हमको दूसरे ऑप्शंस में भी जो मैंने बताया था उसमें जाना पड़ सकता है। तीसरी बात ये होती है कि उसमें बहुत अच्छा भी हम अगर एम्ब्रियो बना के डाल दें और अगर बच्चेदानी की ग्रहणशीलता उतनी अच्छी नहीं है तो भी कई बार बहुत अच्छा एम्ब्रियो इम्प्लांट होने के बाद भी वो 9 माह की गर्भ की अवस्था में नहीं पहुंच पाता है। तो उसमें ये भी देखना पड़ता है हमको कि बच्चेदानी बच्चे को ग्रहण करने के लिए और ग्रोथ कराने के लिए तैयार है कि नहीं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है वो है कि आप जिस सेंटर में करा रहे हो उस सेंटर की गुणवत्ता कैसी है। जी। हमारे सेंटर में हम सारे डिस्पोजेबल्स हैं, मीडिया हैं और जो भी आईवीएफ में यूज़ होते हैं वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के और इम्पोर्टेड क्वालिटीज़ के यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा एम्ब्रियोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है, बहुत अच्छा लैब का एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है और इंजेक्शंस जो हम लगाते हैं वो बहुत अच्छे गुणवत्ता के होने चाहिए ताकि हमको बहुत अच्छे एग मिल सके, अच्छी क्वालिटी के स्पर्म और एम्ब्रियो मिल सके और उसमें जो है वो सक्सेस रेट अच्छा आ सके। तो इसलिए कोई भी दंपत्ति को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कभी भी कहीं भी आईवीएफ या इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो उस सेंटर की गुणवत्ता के बारे में, उस सेंटर के सक्सेस रेट के बारे में एक बार ज़रूर पता करें और उसके बाद सब कुछ जानने के बाद आप ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि ये लंबा प्रोसीजर है और थोड़ा खर्चीला भी रहता है। तो सब कुछ जानते हुए हम आगे बढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो ये बेहद जरूरी है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट लेने के पहले और खास तौर पर अगर बात संतान से जुड़ी हुई है तो इस ट्रीटमेंट को लेने के पहले सारी चीजें जान लें, सक्सेस रेट जान लें और फिर आशीर्वाद टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर तो बिल्कुल है ही जहां पर आपका जो सपना है, जो संतान का सुख है वो आपको मिल सकता है। और इनफर्टिलिटी के बारे में हमने बहुत सारी चीज जानी। एक सवाल मेरे मन में और आ रहा था मैम कि कई बार ऐसा होता है कि 1 या 2 बच्चे होते हैं और उसके बाद लोग नसबंदी का ऑपरेशन करा लेते हैं, क्या उसके बाद भी संतान सुख प्राप्त करना पॉसिबल है? क्या उसके बाद भी कोई ट्रीटमेंट आईवीएफ में उसके लिए भी कोई टेक्निक है? बहुत जरूरी सवाल पूछा आपने। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि दूसरी संतान होती है उसके बाद नसबंदी करा लेते हैं लोग, और हमारे पास बहुत बार ऐसे दंपत्ति आते हैं जिनकी की 2 बच्चे हुए, नसबंदी करा लिया और किसी कारणवश एक बच्चे की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। तो वो चाहते हैं कि फिर से हमें एक संतान प्राप्त हो जाए और वो चाहते हैं कि हम नसबंदी खोल दें और संतान हो जाए। बिल्कुल। कई बार ये चीज एक टाइम के बाद ही होता है कि 40-50 साल की उम्र में भी कई बार लोगों को लगता है कि एक बच्चा और चाहिए। बिल्कुल। तो उस समय हमको ये देखना जरूरी रहता है कि जो नसबंदी किया, क्योंकि नसबंदी करते समय डॉक्टर के मन में ये रहता है कि अब इसको आगे संतान नहीं चाहिए, तो वो नस को काट के बांध देते हैं। तो नसबंदी खोलने के पहले हमको ये जानना जरूरी है कि उसकी नस खोलने लायक है कि नहीं है। उसके लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और नस खोल भी दिया तो उसमें अंडाणु बनने की क्षमता उतनी है कि नहीं है, तो नस खोलने लायक है कि नहीं, इसके लिए हम एक एक्सरे करके देखते हैं, सोनोग्राफी करके देखते हैं और उसमें लगता है कि अगर नस खोलने से दंपत्ति को सफलता मिलेगी तो हम लोग माइक्रो सर्जरी से नसबंदी ऑपरेशन खोलते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे दंपत्ति हैं जिनको कि नसबंदी खोलने के बाद भी संतान सुख मिला है। लेकिन अगर उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है या नसबंदी ऑपरेशन को बहुत साल हो गए हैं तो उस स्थिति में हम उनको सलाह देते हैं कि नसबंदी ऑपरेशन खोलने के लिए एक फिर मेजर सर्जरी कराओगे, फिर उसमें अगर सक्सेस नहीं हुआ तो फिर आपको आगे ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम उनको ऑप्शन देते हैं कि नसबंदी खोलने के बदला आपको आईवीएफ में सक्सेस रेट उससे ज्यादा रहेगा। तो अगर अंडाणु बनने की क्षमता नहीं और नस ज्यादा खराब हो चुकी है तो फिर से नसबंदी खोल के ऑपरेशन करने से ज्यादा अच्छा है कि वो आईवीएफ में जाएं और उससे सक्सेस ले सकें। जी। अच्छा, एक शब्द मैंने सुना हुआ, एक वर्ड है ब्लास्टोसिस्ट, उसके बारे में आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि वो क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट अभी मरीजों के मन में भी आता है कि ब्लास्टोसिस्ट टेक्निक क्या होती है, और इसकी जानकारी होना मुझे लगता है कि आईवीएफ में जाने के पहले बहुत जरूरी है। ब्लास्टोसिस्ट को हम हिंदी में कहते हैं परिपक्व भ्रूण। मैंने आपको बताया था कि हम एम्ब्रियो बनाते हैं और 2nd या 3rd डे हम उसको बच्चेदानी में इम्प्लांट करते हैं। परिपक्व भ्रूण या ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो हम कहते हैं 5 दिन या 6 दिन का जो तैयार भ्रूण होता है। तो जब हम भ्रूण तैयार करते हैं लैब में तो दूसरे या तीसरे दिन इम्प्लांट करते हैं या उसको हम 5 दिन के लिए एक्सटेंड करते हैं। 5 दिन के लिए उसको हम उसमें रखते हैं इंक्यूबेटर में, और 5 दिन का जब वो परिपक्व भ्रूण तैयार हो जाता है तब हम उसको बच्चेदानी में इम्प्लांट करते हैं, जो कि नेचुरल साइकिल में होता है। नेचुरल जो प्रेगनेंसी होती है उसमें ये ब्लास्टोसिस्ट से इम्प्लांट होता है यूट्रस में। तो इससे ब्लास्टोसिस्ट से जो सक्सेस रेट है वो जस्ट डबल हो जाता है। अगर किसी आईवीएफ में सक्सेस रेट 30 से 40% है
तो ब्लास्टोसिस्ट अगर हम इम्प्लांट कर रहे हैं तो इसका सक्सेस 60 से 70% तक जाता है। और हमारे सेंटर में अभी हम पिछले 7-8 सालों से ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट ही कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ का IVF का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। तो चलिए, आज तमाम तरह की जानकारी आपने दी और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। तो इनफर्टिलिटी से लेकर IVF टेक्निक क्या होती है, कैसा होता है ट्रीटमेंट, खर्च कितना होता है, कौन इसे करा सकता है, कौन नहीं करा सकता, इस तरह की तमाम जानकारी आज हमें हेल्थ गुरु में मिली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे शो में आने के लिए। नमस्कार। तो आज आशीर्वाद हॉस्पिटल इक्सी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर नलिनी मढ़हरिया, उनसे हमने बहुत सारी चीजें जानी। इनफर्टिलिटी से लेकर IVF टेक्निक के बारे में तमाम जानकारी हमें मिली। उम्मीद करते हैं कि आप सभी के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आज इस शो के जरिए हमने दिया होगा। अगली बार फिर से हेल्थ गुरु लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।